Assalamu alaikum class. I'm Fatma Zulfikar, your professor of plant physiology and ecology. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिनरल न्यूट्रिशन. मीन्स प्लांट को किन किन मिनरल्स की ज़रूरत होती है, मिनरल्स होते क्या हैं. चलें आउटलाइन चेक कर लेते हैं. आज हम सबसे पहले जानेंगे कि मिनरल्स होते क्या हैं, व्हाट आर मिनरल्स. देन इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल्स मीन्स प्लांट की लाइफ में इनकी अहमियत क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है. सॉइल एज अ सोर्स ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स का सोर्स क्या है. वेज ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स मीन्स प्लांट मिनरल्स को कैसे अब्जॉर्ब करता है. एंड पैसिव अब्जॉर्प्शन. ओके जी, मिनरल्स होते क्या हैं. मिनरल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो प्लांट्स की लाइफ में बहुत ज़रूरी होते हैं. मीन्स ऐसे एलिमेंट जिनकी प्लांट को बहुत ज़रूरत होती है ताकि वो अपने इम्पॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सके, ऐसे काम कर सके जो प्लांट की लाइफ के लिए ज़रूरी है. मिनरल इज़ अ केमिकल एलिमेंट रिक्वायर्ड एज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट बाय ऑर्गेनिजम्स टू परफॉर्म फंक्शंस नेसेसरी फॉर लाइफ. तो मिनरल्स क्या हुए. मिनरल्स ऐसे केमिकल एलिमेंट हुए जो प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी हैं ताकि वो अपने इम्पोर्टेंट फंक्शंस जो कि उसकी लाइफ के लिए नेसेसरी हैं उनको परफॉर्म कर सकें. वाई मिनरल्स आर इम्पोर्टेंट. मिनरल्स की इम्पोर्टेंस क्या है. प्लांट्स के अलावा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबको मिनरल्स की ज़रूरत होती है. ज़रूरत किस लिए होती है. ऐसे कौन से फंक्शंस हैं जो परफॉर्म करने के लिए प्लांट्स को मिनरल की ज़रूरत है. फॉर ग्रोथ, मेटाबॉलिक फंक्शंस एंड कंप्लीशन ऑफ इट्स लाइफ साइकिल. प्लांट की लाइफ में बहुत सारे लाइफ साइकिल्स होते हैं. उनकी कंप्लीशन के लिए, प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, उसके प्रॉपर फंक्शंस के लिए मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. Plants as well as all living things need nutrients and minerals to thrive. These chemical elements are needed for growth, metabolic functioning and completion of its life cycle. Next है जी source of minerals. Minerals आखिर आते कहाँ से हैं. ठीक है. Rocks, natural fertilizers and artificial fertilizers. The minerals in rocks are slowly dissolved by slightly acidic rainwater. These minerals are washed into soil. Soil में जाने के बाद plants इन minerals को absorb कर लेता है. Next है natural fertilizers. Animal feces and the decay of dead plants and animals return minerals to the soil. जैसे हमने ऑर्गेनिक मैटर को पढ़ा, ऑर्गेनिक मैटर से भी क्या मिलते हैं, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. और वो भी कैसे मिलते हैं, एनिमल फीसिस से या डेड रिमेन्स रह जाएं प्लांट्स और एनिमल्स के. नेक्स्ट है आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स. दीज कंटेन अ रेडीमेड मिक्सचर ऑफ द मिनरल्स नीडेड बाय प्लांट्स. आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स कब प्रोवाइड किए जाते हैं, जब सॉइल में नेचुरल फर्टिलाइजर्स की अमाउंट जो है वो कम हो जाए. देन आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया जाता है. सो वेयर डू मिनरल्स कम फ्रॉम. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ मिनरल्स इन सॉइल. रॉक्स, नेचुरल फर्टिलाइजर्स, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स. द मिनरल्स इन रॉक्स आर स्लोली डिसॉल्व्ड by slightly acidic rainwater. These minerals are washed into the soil. Natural fertilizers, animal feces and the decay of dead plants in animals return minerals to the soil. Artificial fertilizers, these contain a ready-made mixture of the minerals needed by plants. So, इतनी सी बात से क्लियर हो गया कि soil as a source of मिनरल्स. हम जैसे पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि सॉइल मेनली कंपोज्ड ऑफ 3 टाइप्स
of particles: inorganic mineral particles, organic matter, and soil water. These three components are present in different percentage, as you see. Water 25%, inorganic mineral particles 45%, organic matter means microorganisms and macroorganisms 5%. Inorganic mineral particles क्या होते हैं? These are consist of mineral particles which are variable in size. Means जो mineral particles हैं वो size में vary करते हैं. कुछ mineral particles are very small कि हम उनको इस आंख से नहीं देख सकते, लेकिन कुछ mineral particles इतने large होते हैं कि हम उनको इस आंख से देख सकते हैं. Consist of mineral particles. Mineral particles are extremely variable in size. Others such as colloidal clay particles are so small that they cannot be seen without the aid of an electron microscope. Inorganic mineral particles में 3 types आती हैं: sand, silt and clay. Sand particles are larger than silt and then clay. Clay particles are very small that they cannot be seen without the aid of electron microscope. लेकिन sand particles को हम अपनी इस आंख से देख सकते हैं. So inorganic particles are variable in size. Sand particles are larger and they are porous. Means जब sand particles एक जगह पर हों तो इनका साइज इतना होता है कि इनके दरमियान एयर स्पेसेस रह जाती हैं. सो रूट्स कैन इजीली पेनिट्रेट. जब एयर स्पेसेस प्रेजेंट होंगी तो रूट को ज़्यादा स्पेस मिलेगी कि वो सॉइल में पेनिट्रेट कर जाए. दीज आर सैंड पार्टिकल्स. बट क्ले पार्टिकल्स आर कोलाइडल इन नेचर. कोलाइडल को हम लोग पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, ये ज़्यादा वाटर को होल्ड कर सकता है. ज़्यादा वाटर को होल्ड करने की वजह से इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता है. एयर स्पेसिस बिल्कुल भी नहीं रहती, पोरस स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि रूट्स इनमें इजीली पेनिट्रेट नहीं कर सकती. दीज आर कोलाइडल इन नेचर, कैन होल्ड वाटर, रूट पेनिट्रेशन इज रिस्ट्रिक्टेड एंड क्ले पार्टिकल्स प्रोवाइड साइट्स फॉर आयन एब्जॉर्प्शन. इस पॉइंट को हम आगे डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट है ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं. ये कैसे बनता है? जब प्लांट्स और एनिमल्स की रेजिड्यूज सॉइल में पड़े रहते हैं काफ़ी अरसे तक, तो क्या होता है कि जो सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उन पर अटैक करते हैं. ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करते हैं और फिर यही ऑर्गेनिक मैटर जो है ये सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देता है, जो कि बेनिफिशियल होती हैं किसके लिए? प्लांट्स के लिए. इट रिप्रेजेंट्स partially synthesized plant in animal residues. Such material is continuously being broken down by the action of soil microorganisms. वो microorganisms जो soil में present है. Organic matter affects soil properties and plant growth. अब ये कैसे affect करता है? Improve करता है soil की physical condition को, उसकी water holding capacity को improve करता है. ठीक है, सॉइल में अगर वाटर जो है वो ठीक होगा, ज़्यादा होगा, तो ही प्लांट वाटर को अब्जॉर्ब कर सकेगा. इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट्स. न्यूट्रिएंट्स कैसे हैं? जो ऑर्गेनिक मैटर जो प्लांट्स और एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उन पे अटैक किया, उनकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को मिले, सॉइल को मिले, वो जाते हैं प्लांट्स में. इट इज़ आल्सो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब प्लांट्स को तो फ़ायदा हो गया, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे फ़ायदा हुआ? कि जब उन्होंने डेड प्लांट और एनिमल्स पर अटैक किया तो उनको वो एज अ फूड मिल गया. ऑर्गेनिक मैटर इम्प्रूव्स द फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल. इट इंक्रीजेज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. It
It is a major source of nutrient for the plants. It is also a main source of energy for soil microorganisms. ह्यूमस क्या है? सॉइल का ऐसा कंपोनेंट जो प्लांट्स की डिकम्पोजिशन से बनता है उसको ह्यूमस कहते हैं, और ऐसा प्रोसेस जिसमें ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट बन रहा हो उसको ह्यूमिफिकेशन कहते हैं. द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल formed by the decomposition of leaves and other plant material by soil microorganisms is called humus, and the process of formation of humus is called humification. Next component of soil is soil water. Soil water जो है वो बहुत important component होता है soil का. इसमें ज़्यादातर, सारे नहीं, ज़्यादातर molecule जो हैं वो soluble होते हैं water में. क्योंकि प्योर वाटर नहीं होता, इसमें काफ़ी कंपोनेंट सॉल्युबल हैं, इसलिए इसको सॉइल सॉल्यूशन भी कहते हैं. सॉइल सॉल्यूशन कंटेन्स कैटाइंस एंड एनाइंस. सॉइल में दोनों तरह के आइंस प्रेजेंट होते हैं, कैटाइंस भी और एनाइंस भी. जैसा कि आप लोगों को पता है कैटाइन कौन से होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड आइंस. और एनाइंस कौन से होते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड. ओके, नेक्स्ट वेज ऑफ मिनरल अब्जॉर्प्शन, मतलब किन तरीक़ों से प्लांट जो है मिनरल्स को अब्जॉर्ब कर सकता है. फर्स्ट इज पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स की ऐसी एब्जॉर्प्शन जिसमें कोई भी एनर्जी का एक्सपेंडिचर ना हो, मीन्स विदाउट एनर्जी जो भी अब्जॉर्प्शन हो रही है मिनरल्स की उसको पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स कहते हैं. सो इट कैन बी डिफाइंड एज the movement of minerals into cell or tissue without the expenditure of energy is called passive absorption. हाँ जी, तो ये स्टेप्स हैं पैसिव अब्जॉर्प्शन के. सबसे पहला है डिफियन, देन mass flow, देन आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म एंड देन डोनेट इक्विलिब्रियम. डिफियन तो आप सब जानते ही हैं कि कैसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन जब तक कि इक्विलिब्रियम नहीं हो जाता. मींस एक जगह से मॉलिक्यूल मूव करते हैं दूसरी जगह पर तब तक जब तक दोनों तरफ मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी इक्वल ना हो जाए. नेक्स्ट इज मैस फ्लो. मैस फ्लो में क्या होता है कि बल्क ऑफ वाटर में मिनरल्स डिसॉल्व होते हैं और फिर प्लांट्स उनको अब्जॉर्ब कर लेता है. आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म में आयन्स एक्सचेंज होते हैं. एक्सचेंज होने की वजह से absorption of minerals can take place. Next is Donin equilibrium. अच्छा जी, पैसिव absorption of minerals 3 steps हैं जो इस वीडियो में दिखा रहे हैं. फर्स्ट डिफियन, आयन एक्सचेंज एंड डोनेंस इक्विलिब्रियम. सबसे पहले डिफियन थ्योरी को देख लेते हैं. जैसे कि हम सब जानते हैं डिफिन क्या है? प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जब तक कि इक्विलिब्रियम ना हो जाए. मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन सॉइल में ज़्यादा, तो मॉलिक्यूल्स सॉइल से कहाँ मूव कर रहे हैं? रूट सेल्स में. ये तब तक मूव करते रहेंगे जब तक कि कंसंट्रेशन में इक्विलिब्रियम नहीं हो जाता. ओके, क्या होता है कि सेल वॉल को ये इजीली क्रॉस कर लेते हैं मिनरल्स क्योंकि सेल वॉल परमिएबल है. मींस वो इनको अलाउ करती है कि ये मूव कर ले. लेकिन जब ये सेल मेम्ब्रेन तक आते हैं तो क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन इन मिनरल्स को आसानी से पास नहीं होने देती, तो सेल के अंदर जाने के लिए इनको कैरियर प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है जो सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं. सो ये मॉलिक्यूल्स कैरियर प्रोटीन के ज़रिए अंदर दाखिल हो जाते हैं. नेक्स्ट इज आयन एक्सचेंज थ्योरी. आयन एक्सचेंज थ्योरी में क्या होता है कि वो मिनरल्स, वो आयन्स जो रूट हेयर की सरफेस पे एब्जॉर्ब हैं वो आयन्स जो कि क्ले पार्टिकल पे एब्जॉर्ब हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं. इस तरह मिनरल पार्टिकल्स की अब्जॉर्प्शन होती है. देखें, ये आयन्स एक्सचेंज हो रहे हैं.
हाँ जी, थेरीज होती हैं आयन एक्सचेंज के बारे में। फर्स्ट इज कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी। इस थ्योरी में क्या होता है कि जो आयन्स हैं वो सॉइल सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होते। क्या होता है कि जो रूट सेल्स हैं प्रेजेंट है सॉइल में, तो वो इनडायरेक्ट कांटेक्ट आता है विद द क्ले पार्टिकल। तो वो आयन्स जो कि रूट की सरफेस पे एब्जॉर्ब हुए होते हैं और वो आयन्स जो क्ले पार्टिकल की सरफेस पे एब्जॉर्ब होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज कार्बोनिक एक्सचेंज थ्योरी। इस थ्योरी में क्या होता है कि आयन्स जो हैं वो सॉइल में डिसॉल्व होते हैं। अब वो कैसे होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वो जाती है सॉइल में। सॉइल में जाने के बाद वो वाटर से कंबाइन करके बनाती है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड क्योंकि वीक एसिड है वो डिसोसिएट हो जाता है H पॉजिटिव में और बाइकार्बोनेट आयन में। डिसोसिएट होने के बाद क्या होता है कि वो जो पॉजिटिव आयन जो कैटाइंस प्रेजेंट हैं क्ले पार्टिकल्स की सरफेस पे वो और ये H पॉजिटिव एक्सचेंज हो जाते हैं। एक्सचेंज होने के बाद वो क्ले पार्टिकल का जो कैटाइन है वो सॉइल सोल्यूशन में चला जाता है। सॉइल सोल्यूशन में जाने के बाद वो डायरेक्टली रूट सरफेस पे चला जाता है, मीन्स रूट्स उसको अब्जॉर्ब कर लेती हैं। ये कैटाइन है, ठीक है, ये सॉइल सोल्यूशन में चला गया और बाइंड हो गया। नेक्स्ट इज डोनेन इक्विलिब्रियम। डोनेन इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि वो मॉलिक्यूल्स जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट हैं और इनडिफ्यूजिबल हैं, मीन्स कि वो अगर बाहर जाना चाह रहे हैं तो वो बाहर नहीं जा सकते। ऐसे केस में क्या होता है कि बाहर से एनाइंस मूव करते हैं इनसाइड। अगर तो अंदर कैटाइंस हैं तो बाहर से एनाइंस मूव करते हैं इनसाइड, और अगर इनसाइड पे एनाइंस हैं जो कि इनडिफ्यूजिबल हैं तो बाहर से कैटाइंस मूव करते हैं इनसाइड थ्रू कैरियर प्रोटीन। ओके, तो डिफियन का प्रोसेस क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि एक वाटर है, ठीक है, उसमें ड्रॉप से कोई डाई ऐड की है। अभी एक एरिया पे मॉलिक्यूल्स हैं, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी दूर और उसके बाद हर जगह पर फैल जाएंगे। डिफेन के प्रोसेस में जैसे मैंने आपको बताया क्या होता है कि जो मिनरल्स हैं वो आसानी से मूव कर जाते हैं थ्रू सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल क्या है, परमिएबल। लेकिन जब वो सेल मेम्ब्रेन तक जाते हैं तो वो उनको आसानी से पास नहीं होने देती ड्यू टू इट्स सिलेक्टिव नेचर। तो वो मिनरल्स जो हैं वो पास करते हैं थ्रू चैनल्स प्रोटीन। नेक्स्ट इज मैस फ्लो। मैस फ्लो में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो मिनरल्स हैं, वो बल्क अमाउंट ऑफ वाटर के साथ मूव करते हैं, ठीक है। इस तरह जो है मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन होती है कि वो ज़्यादा अमाउंट में जो वाटर है उसमें मिनरल्स डिजॉल्व होते हैं और रूट के ज़रिए अब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। ट्रांसपरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैस फ्लो के कैसे है? रेट ऑफ ट्रांसपरेशन जितना ज़्यादा होगा मैस फ्लो उतना ही ज़्यादा होगा, और अगर वाटर की एब्जॉर्प्शन उतनी ज़्यादा होगी तो मीन्स मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन भी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं एक बीकर में अगर वाटर लिया है, ठीक है, एक साइड पे कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन है और दूसरी साइड पे डाइल्यूट शुगर सोल्यूशन है। तो क्या होगा, मैस फ्लो के ज़रिए जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करेंगे फ्रॉम कंसनट्रेटेड एरिया टू डाइल्यूट एरिया। आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म मैं आपको बता चुकी हूँ। द एक्सचेंज ऑफ कैटाइंस और एनाइंस ऑफ द सेल्स, दोनों आयन्स में से कोई भी आयन्स हो सकते हैं, ठीक है, विद द आयन्स ऑफ सेम एंड इक्विवेलेंट चार्जेस ऑफ आउटर सोल्यूशन इज कॉल्ड आयन एक्सचेंज। कैटाइंस या एनाइंस का एक्सचेंज रूट सेल से टू द आउटर सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे, आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म। क्योंकि इसमें कोई एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी नहीं होता तो ये क्या है, पैसिव प्रोसेस। आयन एक्सचेंज के बारे में दो थेरीज हैं, एक है कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थेरी और दूसरी है कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थेरी। कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थेरी क्या थी कि रूट सेल
जिससे H पॉजिटिव आयन जो है एक कैटाइन रिलीज हो रहा है, और क्ले मॉलिक्यूल जो कि सॉइल में प्रेजेंट है उस पर K पॉजिटिव आयन एब्जॉर्ब हुआ है। जब ये कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है, K पॉजिटिव आयन और H पॉजिटिव आयन जो है वो एक्सचेंज हो जाते हैं, इसलिए इस थ्योरी को क्या नाम दिया है, कांटेक्ट एक्सचेंज थ्योरी। सेकंड है कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी। इस थ्योरी में क्या होता है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो सॉइल में जाती है, वाटर के साथ मिलकर बनाती है बाइकार्बोनेट, वाटर के साथ मिलकर जाकर बनाती है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड इज़ अ वीक एसिड जो डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएट होता है तो क्या रिलीज करता है, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव जो सॉइल में रिलीज हो गया वो जाता है क्ले मॉलिक्यूल में और रिप्लेस करता है K पॉजिटिव को। K पॉजिटिव सॉइल में आता है एंड देन टू द रूट। कॉन्टेक्ट एक्सचेंज थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस आयंस आर नॉट डिजॉल्व्ड इन वाटर। जैसे कि मैंने आपको बताया, सिंपली जो आयंस हैं वो एक्सचेंज होते हैं। रूट्स सॉइल में होती हैं, जब वो क्ले पार्टिकल्स के साथ कांटेक्ट में आती हैं तो रूट्स के H पॉजिटिव आयंस और जो कैटाइन एब्जॉर्ब होता है क्ले पार्टिकल पे वो एक्सचेंज हो जाते हैं। कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आयंस पहले सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते हैं फिर रूट तक जाते हैं। अब वो कैसे होते हैं, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाती है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है और ये डिसोसिएट हो जाता है आयंस में। आयंस में डिसोसिएट होते वक्त क्या करता है, H पॉजिटिव आयन जो है वो क्ले पार्टिकल्स तक जाता है और एक्सचेंज करता है विद अ कैटाइन, कोई भी हो सकता है जैसे कि K पॉजिटिव, और फिर ये K पॉजिटिव सॉइल सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है और देन रीच टू द रूट सरफेस। नेक्स्ट इज डोनेन इक्विलिब्रियम। The equilibrium of ions between root cells and soil solution in the presence of fixed ions in root cells is called Donen equilibrium। क्या है ये कि root cells और soil solution दोनों में ions की quantity equal होना in the presence of fixed ions in the root cells। root cells के अंदर कुछ ऐसे ions का present होना जो diffusible नहीं है, ठीक है, जो कि सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं कर सकते, वो आयंस सेल के अंदर ही रहेंगे। उनकी प्रेजेंस के बावजूद रूट सेल्स का और सॉइल सॉल्यूशन के दरमियान आयंस की क्वांटिटी का सेम होना डोनेन इक्विलिब्रियम कहलाता है। रूट सेल्स के अंदर कुछ आयंस ऐसे होते हैं जो बाहर नहीं जा सकते सेल मेम्ब्रेन की वजह से, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन की जो नेचर है वो सिलेक्टिव है, ठीक है, वो सब सब्सटेंसेस को गुजरने नहीं देती। अगर हम कहें कि सेल के अंदर जो नॉन डिफ्यूजिबल जो आयंस हैं वो कैटाइंस हैं, तो क्या होगा कि बाहर से एनाइंस मूव करना शुरू हो जाएंगे सेल के अंदर इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए। और अगर हम ये कहें कि सेल के अंदर मौजूद जो आयंस हैं जो कि नॉन डिफ्यूजिबल हैं, जो फिक्स्ड हैं, ठीक है, वो एनाइंस हैं, तो बाहर से कैटाइंस मूव करेंगे इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए।